Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the management of the financial institutions. Previously हमने financial institutions को discuss किया और previous lecture में मैंने आपको बताया भी था कि next lecture जो होगा वो मैं risk से related आप लोगों को कराऊंगी. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ पिछला लेक्चर रिकॉल करा दूँ. पिछला लेक्चर काफ़ी इजी था, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके क्लैरिटी के लिए एक दफ़ा मैं इसको रिकॉल करती हूँ. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइनेंस कंपनीज के बारे में. फाइनेंस कंपनीज आर सिमिलर एज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. उनका जो बेसिक पर्पस होता है वो यही है कि लोगों को लोन्स प्रोवाइड करना. लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अनलाइक द बैंक्स जो हैं, फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो डिपॉजिट से लोन नहीं देती. फाइनेंस कंपनीज का जो बेसिक काम है वो लोन्स प्रोवाइड करती हैं बाय इश्यूइंग बाय सेलिंग देयर कमर्शियल पेपर्स. कि कमर्शियल पेपर्स की जो प्रोसीड्स आती हैं उनसे लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं. फाइनेंस कंपनीज का कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था जब इंस्टॉलमेंट लोन्स आए और जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी कार लीजिंग जो बेसिक उसकी ग्रोथ में कार लीजिंग प्लेस अ क्रूशियल रोल, क्योंकि कार लीजिंग जो है वो बैंक्स प्रोवाइड नहीं करते थे. तब लोगों ने फाइनेंस कंपनीज की तरफ जाना शुरू किया इन ऑर्डर टू गेट द लोन्स रिगार्डिंग द कार लीजिंग. फाइनेंस कंपनीज जो हैं, एक तो ये कि वो डिपॉजिट्स वगैरह नहीं लेती, अनलाइक बैंक्स उनके कोई डिपॉजिट्स नहीं होते. उसमें ये कि वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशंस को और बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंसिंग नीड्स. सेकेंडली, इसका जो मेजर एडवांटेज है वो ये कि टेलर्ड मेड लोन्स होते हैं. आप देखिए, एक इंडिविजुअल है, उसकी माइट पॉसिबल भी वो लोन लेना चाहता हो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्टडी, या स्टूडेंट वगैरह की बात करें तो फाइनेंस कंपनीज उसको वो लोन्स प्रोवाइड करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. और बैंक्स में ऐसा नहीं होता. और तो कुछ बैंक्स जो है स्टूडेंट लोन्स वगैरह या पर्टिकुलरली मैंने तो एक एग्जांपल दिया आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो टेलर्ड मेड लोन्स नहीं होते. फिर हमने बात की थी फाइनेंस कंपनीज की, जब हमने बात की कि उनका जो बेसिक ये है कि वो लोन्स वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं और बेसिक पर्पस उनका सिमिलर है जो बैंक्स का है, लेकिन वो डिपॉजिट्स नहीं लेते. फिर हमने बात की थी कि फाइनेंस कंपनीज में कुछ रिस्क्स हैं, क्योंकि देखिए लोगों को लोन्स प्रोवाइड करें तो ऑफ कोर्स रिस्क थे. हमने क्रेडिट रिस्क की बात की थी, लिक्विडिटी रिस्क को डिस्कस किया था, रोल ओवर रिस्क एंड द इंटरेस्ट रेट रिस्क. ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि क्योंकि उसमें कुछ ऐसे रिस्क्स हैं, आप लोगों को लोन्स देते हैं, यू आर नॉट श्योर कि आपको वो लोन्स वापस भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. लेटर ऑन हमने डिस्कस किया था फाइनेंस कंपनीज में कि डिफरेंट टाइप्स हैं. कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज हैं, सेल फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं. ठीक है, और हमने फिर फाइनेंस कंपनीज की बैलेंस शीट देखा था. हमने जब उनकी बैलेंस शीट को देखा तो उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डिस्कस किया, तो उसमें ये देखा कि जिसका मेजर एसेट है वो कंज्यूमर लोन्स हैं. और हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज में हमने देखा था जो मेजर थी वो कमर्शियल पेपर थी. फिर अगर इनकम की बात करें तो उनको जो इंटरेस्ट रेट इनकम मिलता है, इंटरेस्ट रेट वो जो अर्न करते हैं लोगों को जब लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो जाहिर है ऑफ कोर्स वो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी तो लेते हैं. वो इंटरेस्ट उनकी इनकम है. कुछ वो फीस वगैरह लेते हैं, वो है. हमने देखा था कि फाइनेंस कंपनीज का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह. फिर हमने बात की थी कि फाइनेंस कंपनीज अनलाइक बैंक्स आर नॉट रेगुलेटेड. उसकी कुछ रेगुलेशंस वगैरह नहीं है. रेगुलेशंस का होना इसलिए जरूरी है, एक तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है. इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलेशंस आपको ये चीजें नहीं मिलती. लेकिन बैंक्स में डिपॉजिटर्स वगैरह होते हैं, बैंक को फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी है, लेकिन इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज देयर इज नो रेगुलेशन. ठीक है, उसके अलावा तो कुछ ऐसा नहीं था. बहुत इजी लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गया होगा. टुडे आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा आपको बताया था, द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. You know that managing financial institutions has never been an easy task.
But in recent years, it has become even more difficult because of the greater uncertainty in the economic environment. आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, वही बात कि आपको मैंने ऑलरेडी भी बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना, ऑपरेट करना बहुत इजी नहीं है. दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. इसलिए कि आप देखें, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करें, आप अगर आप इसको एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं तो आपको बहुत विजिलेंट होना पड़ता है, क्योंकि देखिए जो उनका बेसिक काम है, अब वही चीज हम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी यहाँ पे रिकॉल करते हैं कि financial institutions, the basic purpose of the financial institutions is a transfer of funds from the people who have savings to those people who have shortage of funds or who wants to utilize that amount in some productive idea. हमने बात की थी कि एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ये रोल था, साथ ही हमने बात की थी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द डिमांड ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट द बिजनेसेस बिहेवियर एंड ऑल्सो इम्पैक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी या साइक्लिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी. ऑफ कोर्स देखें, जब आपकी मनी ट्रांसफर हो रही है, सिर्फ ये तो नहीं हो रहा कि सिर्फ पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, उसके साथ कुछ आउटकम्स भी हैं जिसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह कहते हैं. तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है. लेकिन इन द रिसेंट ईयर्स कुछ ऐसे जैसे इंटरेस्ट रेट क्राइसिस, या देखिए आपके डिफरेंट क्राइसिस आए 2007 से 2009 या वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2. तो इन दैट पीरियड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क है. अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई है. दैट जब अनसर्टेनिटी ज्यादा हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, मेकिंग द जॉब ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजर दैट मच हार्डर. उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजर्स की जॉब को बहुत मुश्किल बना दिया है. हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, मैं आपको इस चैप्टर से पहले एक बेसिक चीज बताऊं कि देखिए फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए क्यों मुश्किल है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ. देखिए जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ 1980s में, तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या थे कि इंटरेस्ट रेट के साथ ही अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगी. आपकी अनसर्टेनिटी ज्यादा हुई तो प्राइसेस वगैरह चेंज हो गई, प्राइसेस वगैरह ज्यादा हुई तो आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा. फर्दर मोर आप देखिए क्रेडिट, जब लोगों ने क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है, आपको याद होगा मैंने आपको मॉर्गेजेस पढ़ाते हुए कहा था कि जब बैंक करप्ट हो गया, जो लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए लोन वगैरह लिए थे वो वापस नहीं किए, तो ऑफ कोर्स आपका क्रेडिट रिस्क उसमें इन्वॉल्व था और क्रेडिट रिस्क वगैरह हुआ. तो इन लाइट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, it is not surprising that financial institution managers have become more concerned about managing the risk their institution face as a result of great interest rate fluctuations and defaults by borrowers. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि how financial institution manage credit risk and default risk. We explore the tools available to managers to measure these risks and strategies to reduce them. बेसिक टॉपिक क्या है, मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क एंड मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क. क्रेडिट रिस्क क्या है कि आपके देखें पहले अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह थे, फिर आप सिक्योर्ड लोन्स हो गए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि देखिए इंटरेस्ट रेट आपको फ्लक्चुएट कर देता है, उसके लिए भी जैसे आपने एडजस्टेबल मॉर्गेजेस वगैरह बनाए थे, लेकिन हम डिटेल में देखते हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो किस तरह क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करते हैं, किस तरह वो क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं. पहले हम बात करेंगे मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क की. ठीक है, आपको पता है कि अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखे, मैंने आपके साथ डिफरेंट लेक्चर्स शेयर किए, बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का, पेंशन्स का, म्यूचुअल फंड्स का, फाइनेंस कंपनीज का. ऑल ऑफ दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये क्या है, दैट आर इन्वॉल्व इन मेकिंग लोन टू द कस्टमर्स और पीपल.
देखिए ये सारे लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस क्या है, वो तब होगी जब उनको उनकी फुल पेमेंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट वापस मिलेगा। अगर लोन उनको वापस नहीं मिलते तो दैट मीन्स दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस तब इंप्रूव होगी व्हेन दे आर एबल टू गेट बैक देयर लोन्स, मीन्स योर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस योर इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, उसके बाद लेकिन एक और जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या था कि द कंसेप्ट ऑफ एडवर्स सिलेक्शन एंड द मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम जो है, दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजर्स मस्ट फॉलो टू मिनिमाइज क्रेडिट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है, ये रिस्क है कि अगर बोरोअर पेमेंट लेता है और आपको लोन नहीं पे करता अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लोन, ईदर डिफॉल्टिंग इंटायरली और मेकिंग लेट पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। देखिए इसमें दो तरह की चीजें हैं, या तो आपका बोरोअर आपको पूरे का पूरा लोन वापस नहीं करता। लेट्स सपोज दो पार्टीज हैं ए एंड बी। ठीक है, ए जो है वो आपका लेंडर है और बी जो है वो बोरोअर है। बी बोरो करता है ए से 100,000 रुपीज। एक केस तो ये है कि वो इंटायरली उसके पूरे पैसे वापस ना करे और दूसरा ये है कि वो उसकी पार्ट पेमेंट ना करे, और थर्ड केस ये है कि वो करे तो सही लेकिन जो उसका इंटरेस्ट रेट या प्रिंसिपल जो टर्म्स थी उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं कर रहा, वो लेट कर रहा है। लेकिन जब लेट करेगा तो ऑफ कोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए आज जो पेमेंट है उसकी वैल्यू कल वो नहीं होगी। तो क्रेडिट रिस्क बेसिकली ये रिस्क है कि जब बोरोअर आपको पूरे का पूरा लोन वापस ना करे या आपकी पार्ट पेमेंट में डिफॉल्ट करे। आप फिर दोबारा से अब हम एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजर्ड्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर रिगार्डिंग द टर्म एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होती है कि द पार्टीज जो हैं, द पार्टीज हु आर गोइंग टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अब देखिए अगर आप पैसे बोरो कर ले रहे हैं तो उसमें लेंडर एंड बोरोअर है। इस केस में क्या है कि लेंडर के पास कोई और इन्फॉर्मेशन है और बोरोअर के पास कोई और है, तो दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क में क्या है, अब देखिए एडवर्स सिलेक्शन इज अ प्रॉब्लम इन द मार्केट फॉर लोन्स। एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम किस तरह है, देखिए आपका एडवर्स सिलेक्शन तब होता है बिकॉज बैड क्रेडिट रिस्क, दोज हु मोस्ट लाइकली टू डिफॉल्ट ऑन देयर लोन्स are the ones who usually line up for loans. In other words, who are most likely to produce an adverse outcome are the most likely to be selected. देखिए इसका बेसिक मतलब क्या है कि देखिए आपके वो लोग, आपको पता है कि जो ज्यादा एडवर्स रिजल्ट होंगे उन्हीं को ज्यादा लोन मिलेगा। इसको मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपके साथ। देखिए एडवर्स आउटकम्स का कंसेप्ट इसमें इस तरह आएगा कि एक बंदा है वो बोरोअर है और वो बहुत ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। आपको पता है जब रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है तो देयर आर चांसेस कि उसको रिटर्न, उसको प्रॉफिट भी उतना ज्यादा मिलेगा। एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट रिस्क एंड रिटर्न हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब देखिए रिस्क और रिटर्न का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अब अगर वो बंदा बोरोअर किसी ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट करेगा तो मोर चांसेस हैं उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो वो इस कंडीशन में है कि वो जो उसने लोन लिया है वो वापस कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एडवर्स सिलेक्शन इज अ प्रॉब्लम इन द मार्केट फॉर लोन्स बिकॉज दोज विद द हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क हैव द बिगेस्ट इंसेंटिव्स टू बोरो फ्रॉम द अदर्स। देखिए अब क्या है कि वही लोग जिनका क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा है उन्हीं को ज्यादा इंसेंटिव है कि वो बोरो कर सकते हैं, क्योंकि वही बात मैं आपको कर रही हूँ। इसमें मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ कि देखिए जिसने आउटकम ज्यादा है उसे पता है कि वो रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर रहा है, रिस्की प्रोजेक्ट में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर वो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो ज्यादा है और वो लोन वापस कर सकता है। और मॉरल हैजर्ड्स क्या है, मॉरल हैजर्ड एग्जिस्ट इन लोन मार्केट बिकॉज बोरोअर्स मे हैव इंसेंटिव्स टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट आर अनडिजायरेबल फ्रॉम द लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या है कि मॉरल हैजर्ड का प्रॉब्लम ये है कि देखिए आपने लोन दे दिया, क्योंकि ये होता है आफ्टर द ट्रांजैक्शन अकर्स, आपने लोन प्रोवाइड कर दिया और आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सेट होगी, लेकिन आफ्टर दैट बोरोअर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज हो जाता है जो बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, जैसे गैम्बलिंग वगैरह है,
तो ऑफ कोर्स अगर वो नहीं रिस्की प्रोजेक्ट है, अगर वो फेल हो जाता है तो वो आपको लोन वापस नहीं कर सकता। Once a borrower has a loan, she has incentive to engage in risky projects to produce the highest payoffs, especially if the project is financed mostly with the debt. देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल आपका शेयर करती हूँ। जब हमने इंटरेस्ट रेट की बात की थी तो मैंने आपको शायद एक एग्जांपल बताई थी, आपके जहन में शायद हो कि दो लोग हैं, वो आपसे आपने इनको पैसे देने, दो लोग आपसे मांगने के लिए आए हैं, ठीक है, एक ए और एक बी। आप दोनों को या तो ये कि आप जानते हो तो आपको पता है आप बेहतर डिसीजन करेंगे। दूसरा केस कि आप दोनों को नहीं जानते। जो ए है वो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करता है, जो बी है वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है। आपको पता है कि अगर वो जीतेगा तो पैसे दे देगा नहीं। तो बीइंग अ क्रेडिटर, आप ये अब ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर तो वो रिस्क अवर्स है या रिस्क कहाँ लेगा। लैंडर के लिए भी वही है कि वो किसको दे, ए को अपने पैसे दे या बी को दे। मॉरल हैजर्ड्स और एडवर्स सिलेक्शन में भी बेसिकली यही चीज है। देखिए एडवर्स सिलेक्शन में क्या है, शुरू में ही आपको पता है कि वो ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करता है, और मॉरल हैजर्ड में क्या है कि आफ्टर टेकिंग लोन वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज हो जाता है जो बहुत ज्यादा रिस्की है। तो in order to get the profits, financial institutions must overcome the problem of the adverse selection and the moral hazards that make loans default more likely. इसमें क्या है कि क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने 8 पॉइंट सेट किए हैं। नंबर 1 है सॉल्विंग एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम जो है आपको आपके इनिशियली आपके लिए, देखिए इसमें दो तरह की, एक तो आप इनिशियली बिफोर द ट्रांजैक्शन एक गलत डिसीजन कर लेते हैं, और दूसरा ट्रांजैक्शन होने के बाद भी चांसेस हैं कि आपको लॉस हो सकता है। Financial managers have a number of tools available to assist in reducing or eliminating the systematic asymmetric information problems. उसमें नंबर 1 क्या है, स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग। देखिए स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग आप किसे कहते हैं। देखिए एडवर्स सिलेक्शन आपका लोन मार्केट में तब आता है जब लैंडर जो है वो इस तरह उसको स्क्रीन आउट करे कि बैड क्रेडिट रिस्क को गुड क्रेडिट रिस्क से अलग करे। वो ये देखिए कि लैंडर्स के पास की इंफॉर्मेशन हो। वो क्या करेगा कि लैंडर मस्ट हैव द रिलायबल इंफॉर्मेशंस। देखिए आप एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन यही है ना कि आपके पास इंफॉर्मेशन डिफरेंस है। तो अगर आपके पास कोई लोन लेने के लिए आता है, अगर एक इंडिविजुअल आता है तो लैंडर को क्या करना चाहिए, एक तो उसको देखना चाहिए उसके बाद एक इंफॉर्मेशन हो। वो देखिए कि जो आपसे पर्सन लोन लेने के लिए आया है उसके एसेट्स क्या है और उसकी इनकम क्या है, उसके अगर वो फिर उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करे कि कितने लोन्स उसने लिए हुए हैं, ये सारी चीजें देखिए। उसके बाद वो क्या होगा कि वो आफ्टर चेकिंग के उसके आउटस्टैंडिंग लोन्स देखिए, उसका रिकॉर्ड ऑफ लोन देखिए, क्रेडिट कार्ड एंड चार्ज अकाउंट रीपेमेंट्स देखिए, नंबर ऑफ इयर्स, उसकी वर्क पीरियड देखिए, उसका एम्प्लॉयर देखिए। समहाउ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसकी एज, मैरिटल स्टेटस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। फिर वो क्या करेगा, वो लैंडर इस इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करेगा कि क्रेडिट रिस्क कितना है बाय एवेल्युएटिंग योर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो आपको बताता है कि इसकी कितनी ज्यादा आपको ट्रबल होगी लोन वापस मिलने में, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग किस तरह होगी, फिर आप डिसाइड करेंगे। लोन ऑफिसर हो सकता है कि वो एम्प्लॉयर से बात करे, उसकी जो जहाँ पे वो काम करता है या जो उसने रेफरेंसेस प्रोवाइड किए उनसे बात करे और उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले। देन वो डिसीजन करे कि ये लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये तो केस था इंडिविजुअल्स का। उसमें क्या कर रहा है कि एक तो वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है और दूसरा वो स्क्रीन आउट कर रहा है। इन्फॉर्मेशन उसने कैसे गैदर की, उसने सबसे पहले पूछा कि इंडिविजुअल्स के बारे में, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ली और उसकी जो जॉब हिस्ट्री वगैरह थी वो भी देखी, उसकी लायबिलिटीज भी देखी, एसेट्स भी देखे, और देन आफ्टर टॉकिंग विद द रेफरेंसेस लोन ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि क्या इसमें कितना रिस्क है और उसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर सिमिलरली आपसे कॉर्पोरेशंस लोन मांगती हैं, कॉर्पोरेशंस आके, तो उसमें क्या करेगा लोन ऑफिसर, एक तो कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेक करेगा, कंपनी की इनकम को देखेगा, उसके एक्सपेंसेस को देखेगा, फिर वो कंपनी प्रोफाइल चेक करने के बाद वो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स वगैरह को देखेगा। वो देखेगा कि अदर क्रेडिट हिस्ट्री क्या है कंपनी की। समहाउ ये भी हो सकता है वो कंपनी विजिट करे और आफ्टर दैट वो उनको लोन्स दे।
ठीक है। मॉनिटरिंग एंड स्क्रीनिंग में बेसिकली यही सारी चीजें आ रही हैं कि किस तरह वो जो है लोगों से इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं इंडिविजुअल्स की और उनको एवेल्युएट करते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ रही हैं। ठीक है। बेसिकली स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स रिक्वायरिंग सर्टेन एक्शंस और प्रोहिबिटिंग अदर्स एंड देन पीरियडिकली वेरीफाइंग दैट बोरोअर इज कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये उस आफ्टर द लोन, ये तो पहले था कि आपने लोन लेने से पहले क्या करना है, पहले आपने तमाम इंफॉर्मेशन लेनी है, प्रायर ये इंफॉर्मेशन थी, और आफ्टर जब आप लोन दे देते हैं तो आप देखते हैं कि क्या वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उसके साथ फुलफिल भी हो रही है कि नहीं हो रही है। The bottom line is that whether for personal or a business loan, financial institutions needs to be nosy, needs to be very careful. अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है स्पेशलाइजेशन इन लैंडिंग। ये वर्ड आपको बता रहा है कि देखिए आप किस तरह लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करे जो लोकल फर्म्स और फर्म्स को जो जिनको वो जानता हो, सच एज एनर्जी वगैरह। अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दैट डज नॉट मेक एनी सेंस कि देखिए इस तरह तो वो डाइवर्सिफाई नहीं होगा, वो एक लिमिटेड एरिया में काम कर रहा है। और आपको पता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क की जब हमने बात की थी, हमने कहा था जब आप इन्वेस्टर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा करता है तो उसका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज्ड एरियाज को सिर्फ लैंडिंग दे रहे हैं तो इट मींस उसमें कोई डाइवर्सिफाइड नहीं है, उसके पास कम चांसेस हैं। लेकिन अगर उसको अनदर पर्सपेक्टिव हम देखें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर वो किसी पर्टिकुलर फर्म या इंडस्ट्री को लोन सर्विसेज दे रहा है तो उसकी हिस्ट्री वगैरह उसको पता है, उसको ये पता है कि व्हाट इज द क्रेडिट वर्थनेस, और वो इजीली ये डिसीजन कर सकता है कि हमें इनको ये लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए एज कंपेयर टू अदर। Specialization in lending helps in screening. It is easier to collect data on the local firms and firms in specific industries. Of course, आपको जो डाटा चाहिए था, जो कंपनी के एसेट्स वगैरह चाहिए थे, लेकिन जब आप स्पेशलाइज्ड होते हैं, आप किसी फर्म के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे, जब भी जरूरत होगी तो आप ये रिक्वायरमेंट बना लेते हो कि जब फर्म की कोई भी चेंज होगी या पीरियडिकली वो आपको स्टेटमेंट्स वगैरह देंगी, वो स्टेटमेंट्स ये डिपेक्ट करेंगी कि कंपनीज की करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है। इट अलाउज देम टू बेटर प्रिडिक्ट प्रॉब्लम्स बाय हैविंग बेटर इंडस्ट्री एंड लोकेशन नॉलेज। थर्ड पॉइंट इज मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स। ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स का कंसेप्ट आपको पहले भी पता है। इसमें क्या है, देखिए जब आपको अगर आप एक दफा लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, लेंडर बोरोअर को दे देता है, ट्रांजैक्शन हो जाती है, उसके बाद बोरोअर जो है माइट पॉसिबल भी वो कुछ रिस्की एक्टिविटीज में इंगेज हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स उसका रिस्क लेंडर को बियर करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि लेंडर एक एग्रीमेंट बनाता है रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स के नाम से, जिसमें वो ये सारी लिख देता है प्रोविजंस के लेंडर बोरोअर को क्या 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 फॉलो करना है, और वो देखता है कि क्या बोरोअर उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, और अगर वो नहीं कर रहा तो वो एनफोर्स कराता है। तो इससे क्या होता है कि इससे भी आपके रिस्क वगैरह को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। उसमें क्या है कि द नीड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एंगेज इन स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग एक्सप्लेन्स व्हाई दे स्पेंड सो मच ऑन ऑडिटिंग एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग एक्टिविटीज। देखिए अब आपको पता चला होगा कि बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्यों अपने बहुत सारे रिसोर्सेज पे एक्सपेंड करते हैं। थर्ड है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप क्या है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। देखिए अगर किसी कस्टमर के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है बैंक्स वगैरह में, तो बैंक्स को इजीली जज करना उनके लिए बहुत इजी है। इसमें क्या है कि एडिशनल वे फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजर्स to obtain information about their borrowers is through long-term customer relationship, a very important principle of the credit risk management. इसमें क्या होता है कि अगर बोरोअर का चेकिंग या सेविंग अकाउंट बैंक में है तो बैंक को पता होता है कि इसके कितने एसेट्स वगैरह हैं, इसको कब पैसों की जरूरत पड़ती है, कि तमाम चीजें उसको पता होती हैं। और लोन ऑफिसर के लिए ये डिसीजन करना, जो बैंकिंग ऑफिसर में लोन प्रोवाइड कर रहा है वो इजीली ये डिसीजन कर सकता है कि इसको लोन प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
और अगर उसने पहले भी कुछ बोरोड का पहला भी कोई एक्सपीरियंस हो, उसने सेम जगह से पहले भी बोरो किया हो, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये डिसीजन करना बहुत इजी है। वो उसकी रिकॉर्ड ऑफ लोन पेमेंट्स को चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप क्या करता है? दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड मेक इट इजियर टू स्क्रीन आउट बैड क्रेडिट रिस्क्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बेनिफिट्स द कस्टमर एज वेल एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसमें ड्यूअल है कि कस्टमर्स को भी बहुत इजीली लोन वगैरह मिल जाता है। अ फर्म विद अ प्रीवियस रिलेशनशिप विल फाइंड इट इजियर टू ऑब्टेन अ loan at a low interest rate because the financial institutions has an easier time. उसके बाद क्या है कि लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप इस तरह बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है कस्टमर के लिए भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। लोन कमिटमेंट्स क्या है कि देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एक लोन कमिटमेंट्स कर ली होती हैं। वो लोन कमिटमेंट्स क्या होती हैं कि बैंक्स हैव अ स्पेशल व्हीकल फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग अ लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप कॉल्ड अ लोन कमिटमेंट। अ लोन कमिटमेंट इज अ बैंक्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड फर्म विद द लोन्स up to a given amount at an interest rate that is tied to some market interest rate. इस केस में क्या होता है कि जब भी उनको फर्म्स के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है और उन फर्म्स को जब भी लोन चाहिए होता है तो वो उसी बैंक से परस्यू करती हैं। जो भी उसका इंटरेस्ट रेट होता है उसने मार्केट का वो उसके अकॉर्डिंगली दे दिए, बैंक्स उनको प्रोवाइड करता है। इस केस में बैंक्स क्या करता है कि जिनके साथ उनका क्योंकि ये एक अरेंजमेंट हुई हुई होती है, बैंक की कमिटमेंट हुई हुई होती है, तो फर्म्स को क्या करना होता है, फर्म्स को अपनी पीरियोडिक स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट बैंक को देनी पड़ती है ताकि बैंक उसकी क्रेडिट वर्थिनेस को चेक कर सके। A loan commitment arrangement is a powerful method for reducing the bank's cost for screening and information collection. Then collateral बेसिकली किसे कहते हैं? आपको पता है जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जब आपने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी प्लेज वगैरह कराई हुई हो। Collateral requirement for loans are important credit risk management tools. Loans with these collateral requirements are often referred to as secured loans. कोलेट्रल में क्या होता है कि आपने अपनी कोई बोरोअर ने कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह रखवाई हुई होती है, तो बोरोअर जो है वो डिफॉल्ट कम से कम करता है क्योंकि उसने कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपनी कोलेट्रल रखवाई होती है। उसको पता है अगर वो लेंडर को उसकी पेमेंट टाइमली नहीं देगा तो लेंडर हैज अ राइट टू कैप्चर दैट प्रॉपर्टी। Then compensating balances. Compensating balances क्या है? ये भी एक टाइप की कोलेट्रल है। इसमें क्या होता है कि जो फर्म्स जो लोन रिसीव करी है उसको बैंक, अगर वो बैंक से रिसीव करी है तो उसको एक चेकिंग अकाउंट बैंक में रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक फर्म जो है बैंक से 10 मिलियन का लोन ले रही है तो बैंक एक कंपनसेटिंग बैलेंस लेट्स सपोज $1 मिलियन सेट कर देगा कि उस फर्म को अपने चेकिंग अकाउंट में $1 मिलियन रखना है। यानी ये भी कोलेट्रल की तरह सिक्योर्ड लोन है। Compensating balances help increase the likelihood that a loan will be paid off. इस केस में भी जो है आपको moral hazard प्रॉब्लम कम हो जाता है। फिर है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या होता है कि इसमें अनदर वे इन विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डील विद द मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन इज थ्रू क्रेडिट राशनिंग। ये दो तरह की हैं। एक तो आप लेंडर्स विल रिफ्यूज टू लेंड टू सम बोरोअर्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच इंटरेस्ट दे आर विलिंग टू पे। देखिए आप लेंडर कहता है कि मैंने बोरोअर्स को नहीं देना, जितना मर्जी वो मुझे इंटरेस्ट रेट दे मैं इनको नहीं इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा। सेकंड क्या है कि लेंडर्स कहता है कि मैं सिर्फ आपको कुछ पोर्शन प्रोवाइड करूंगा, सारा का सारा नहीं करूंगा। लेट्स सपोज आप $10 मिलियन मांगते हैं तो बैंक आपको कहता है कि मैं आपको $3 मिलियन से लोन प्रोवाइड कर सकता हूं। यानी कि वो क्या करते हैं कि आपकी क्रेडिट राशनिंग का कंसेप्ट इसमें आ जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो था सारा मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क के बारे में। ठीक है, क्रेडिट रिस्क किस तरह आप कम कर सकते हैं? सबसे पहले कि फर्म्स को एक तो इनिशियल स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो दैट रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक। फिर हमने देखा था कि उसके बाद हमने स्पेशलाइजेशन इन लेंडिंग की बात की थी। उसका ड्यूअल इम्पैक्ट आपको कि वो एक लिहाज से अच्छा भी और एक लिहाज से उसका डिसएडवांटेज भी है। फिर हमने रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि लोन अरेंजमेंट, लोन कमिटमेंट की बात
की, कंपनसेटिंग बैलेंस, क्रेडिट राशनिंग, ये तमाम वो तरीके हैं जो अगर मैनेजर्स इनमें इन्वॉल्व हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनके रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अब हम दूसरी तरह का रिस्क पढ़ते हैं, मैनेजिंग इंटरेस्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क आप सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। विद द इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट अकर्ड इन 1980s, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजर्स बिकम मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, द रिस्कीनेस ऑफ अर्निंग्स एंड रिटर्न्स दैट इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा, जब देखें इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ 1980s में तो आपकी उसकी इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी सब कुछ चेंज हुआ, उसने डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द अदर सेक्टर्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बैंक्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो गया है आपका, अगर कोई आपने सोचा है कि मैं कार में होम फाइनेंसिंग करूंगा, आपका आज का इंटरेस्ट रेट कुछ है, कल सुबह इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है तो माइट पॉसिबल भी आपका डिसीजन भी चेंज हो जाए, आप कहें कि मैं अभी नहीं लेता क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग जो हैं इस वजह से इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस तरह इंटरेस्ट रेट को मेजर करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल है बैलेंस शीट की। फर्स्ट नेशनल बैंक की बैलेंस शीट को एग्जामिन करते हैं और दो तरह के टूल्स हैं, एक इनकम गैप एनालिसिस एंड एक ड्यूरेशन गैप एनालिसिस टू असिस्ट द फाइनेंशियल मैनेजर्स इन रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये देखें, ये एक आपके साथ मैंने बैलेंस शीट शेयर की है जिसमें आपको देखें लायबिलिटी साइड पे आपके चेकेबल डिपॉजिट्स हैं, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, फिर सीडीज हैं, वेरिएबल रेट, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर मैच्योरिटी पीरियड, ग्रेटर देन 2 ईयर्स, फिर फेडरल रिजर्व फंड्स हैं, फिर बोरोइंग्स है लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, ग्रेटर देन 2 ईयर्स, और फिर बैंक कैपिटल है। सेम इन द केस ऑफ एसेट्स हैं, reserves and cash items, securities less than 1 year, 1 to 2 year, greater than 2 years। ये इनका मैच्योरिटी पीरियड डिफाइन हुआ है कि 1 to 2 years की कौन सी है, लेस देन 1 ईयर कौन सी है। फिर रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस हैं, वेरिएबल रेट्स और फिक्स्ड रेट्स, फिर कमर्शियल लोन्स हैं लेस देन 1 ईयर और 1 to 2 years, ग्रेटर देन 2 years, और फिर फिजिकल कैपिटल है। ये बैलेंस शीट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हम इंटरेस्ट रेट को देख सकें कि क्या है। अब देखिए, पहले हम देखेंगे इनकम गैप एनालिसिस। इनकम गैप एनालिसिस क्या है? दैट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंक्स करंट ईयर नेट इनकम टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इनकम गैप एनालिसिस जो है, नाम से ही ये बता रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी होती है तो आपकी कंपनी की इनकम कैसे इफेक्ट होगी। एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली चेंज द नेट वर्थ, नेट इनकम ऑफ द बैंक्स करंट ईयर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम requires determining which assets and liability will have their interest rate change as market rate interest change। हम ये देखेंगे कि कौन सा assets and liabilities हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा जब मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। देखिए, आपके अगर हम देखें तो कौन कौन से एसेट्स जो आपके थे विद मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, वेरिएबल रेट मॉर्गेजेस, जाहिर है उनका इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो वेरिएबल रेट आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसके ऊपर भी चेंज हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कमर्शियल लोन्स हैं, पोर्शन ऑफ फिक्स्ड रेट मॉर्गेजेस हैं। लायबिलिटी साइड पे मनी मार्केट डिपॉजिट्स चेंज होंगे। ये है कि आपके अगर जैसे ही इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो बाकी आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वेरिएबल रेट्स, शॉर्ट टर्म सीडीज, फेडरल फंड्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, पोर्शन ऑफ द चेकेबल डिपॉजिट्स 10%, पोर्शन ऑफ सेविंग्स 20%। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने रेट सेंसिटिव एसेट्स निकाले। वो कैसे निकाले, आप वापस जाएं, आपने कहा कि कौन कौन से आपके थे। आपने पहले डिस्कस किया मैच्योरिटीज ऑफ लेस देन 1 ईयर, उसमें आपके रिजर्व एंड कैश आइटम्स आते हैं, दैट हैज अ वैल्यू ऑफ $5 मिलियन। फिर आती हैं आपके वेरिएबल रेट मॉर्गेजेस, दैट हैज अ वैल्यू ऑफ $10 मिलियन। फिर आते हैं कमर्शियल लोन्स विद मैच्योरिटीज लेस देन 1 ईयर, $15 मिलियन। फिर सिक्योरिटीज लेस देन 1 ईयर, $5 मिलियन। ठीक है, इस तरह आपका ये टोटल हो जाता है 30 मिलियन। देखिए, आप 5 मिलियन, ये 5 + 5 10,
30 मिलियन आपका ये हो गया, और प्लस आप क्या करेंगे कि आप वो आपने कहा था 20% आप उनका भी लेंगे जो आपका फिक्स रेट मॉर्गेजेस है, उनका 20% लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, ये दैट डिपिक्ट्स द रेशियो ऑफ $32 मिलियंस। ठीक है, ये आपका RSA है, रेट सेंसिटिव एसेट्स ये हैं। इसी तरह आपने रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज निकाल ली, वो कौन कौन सी थी आपकी, हम पीछे जाते हैं आपकी जहां पे ना चेकेबल डिपॉजिट्स हैं, आपके मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, वेरिएबल रेट्स जो लेस देन 1 ईयर हैं, बोरिंग्स लेस देन 1 ईयर हैं, आपने चेकेबल डिपॉजिट्स का और सेविंग डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज लिया जो चेंज हो रहा था, और उसकी वैल्यू आई रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज की $49.5 मिलियन। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है 5%, आपकी एसेट्स इनकम क्या है, जो 5% आपका चेंज हुआ इंटरेस्ट रेट, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया रेट सेंसिटिव एसेट्स के साथ, जो टोटल वैल्यू आई वो 1.6 आई। लायबिलिटी कॉस्ट में भी उसको लायबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनकम कितनी थी 1.6 माइनस $2.5, दैट डिपिक्ट्स रेशियो ऑफ 0.9। अगर आपका रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू रेट सेंसिटिव एसेट्स, तो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो इनकम आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इन केस जहां पे आपकी, क्योंकि पिछला ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है इसमें रेट आपकी जो आपकी रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रेट सेंसिटिव एसेट्स, क्योंकि रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज 49.5 मिलियन आई थी और रेट सेंसिटिव एसेट्स 32 आए थे। तो इस केस में जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, एनी राइज इन द इंटरेस्ट रेट लीड्स टू डिक्लाइन इन द इनकम। ठीक है, और फिर क्या होगा कि दिस इज एसेंशियली शॉर्ट टर्म फोकस ऑन द इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर और लॉन्गर टर्म फोकस यूजेस ड्यूरेशन गैप एनालिसिस। इसमें क्या है कि इंटरेस्ट रेट एनालिसिस में आप शॉर्ट टर्म फोकस्ड रहते हो, अगर आपने लॉन्गर टर्म यूज करना हो तो ड्यूरेशन गैप एनालिसिस है। ड्यूरेशन गैप एनालिसिस क्या है कि owners and managers do care about the interest rate exposure on the current net income. They are also interested in the impact of interest rate changes on the market value of the balance sheet items. देखिए उसमें तो आप इनकम एनालिसिस में सिर्फ करंट देख रहे थे, नेट इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें यह कि इम्पैक्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट चेंजेस ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स, कि देखिए जाहिर है इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हुआ है तो आपके एसेट्स की मार्केट वैल्यू भी तो चेंज हो गई होगी। इसमें हम वो इम्पैक्ट देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ड्यूरेशन विच फर्स्ट अपीयर्ड, आपने चैप्टर नंबर 3 में भी हमने इंटरेस्ट रेट की बात की थी। देखिए अगर आपने 5 इयर्स के लिए लिया है आपका इंटरेस्ट फ्लैट, इसलिए हमने एडजस्टेबल की बात की थी। हो सकता है इंटरेस्ट रेट कहीं चेंज हो गया हो तो हम अकॉर्डिंगली दैट हम अपनी जो आपको लोन वगैरह उसको भी चेंज, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी चेंज कर लेते हैं। Duration gap analysis measures the sensitivity of the bank's current year net income to change in the interest rate. उसमें क्या होता है कि डिटरमिन करता है ड्यूरेशन फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज whose market value will change as interest rate changes. इसमें क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट नेशनल बैंक्स, जो आपके होते हैं रिजर्व्स, जो फिजिकल एसेट्स वगैरह होते हैं लाइक कैश वगैरह, उनका ड्यूरेशन पीरियड जो है वो 0 होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, सिक्योरिटीज लेस देन 1 ईयर, उसका जो ड्यूरेशन पीरियड है 0.4 है और वेटेड ड्यूरेशन क्या है 0.02। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया 0.4, आपने क्या किया, इन केस ऑफ सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटीज लेस देन 1 ईयर, उसका फिगर था मैनेजर मल्टीप्लाइज 0.4 ईयर ऑफ ड्यूरेशन टाइम्स $5 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मिलियन टू गेट द वेटेड ड्यूरेशन ऑफ 0.02। ठीक है, फिर आपकी सिक्योरिटीज जो 1 to 2 इयर्स की हैं उसका आपने कैलकुलेट किया 1.6, सेम इसी तरह, और उसका वेटेड ड्यूरेशन 0.08, ग्रेटर देन 2 का ड्यूरेशन 7 इयर्स और उसकी वेटेड ड्यूरेशन 0.7। ठीक है, आपने तमाम अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स का ड्यूरेशन निकाल लिया और देन वेटेड ड्यूरेशन। ठीक है, इसी तरह आपने निकालने के बाद क्या किया कि आपने बेसिक इक्वेशन दैट डिटरमिन द चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू, ड्यूरेशन, अब इंटरेस्ट रेट चेंजेस और 1 प्लस आई इंटू ओरिजिनल वैल्यू। देखिए ये आपको बहुत, ये थोड़ा सा इनकम गैप एनालिसिस ज्यादा आपको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बता रहा है, क्योंकि इसमें आपकी हर एसेट की वैल्यू, उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू का हिसाब लगाया गया, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है।
अब आपने क्या किया कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है 1% यानी 10% से 11% हो जाता है, ठीक है, तो आपने जो पिछला टेबल था उसके मुताबिक आपने वैल्यूज पुट की, तो आपकी जो एसेट वैल्यू है -2.5% आई और लायबिलिटीज की वैल्यू -0.9% आई। आपकी नेटवर्थ क्या आई? 1.6 मिलियन, यानी आपकी एसेट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर लायबिलिटीज। क्या हुआ? जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ 10% से 11%, तो नेट वर्थ जो थी नेशनल बैंक की वो फॉल होगी बाय $1.6 मिलियन। हम अगर आप देखें फर्स्ट नेशनल बैंक का बैंक कैपिटल था $5 मिलियन। फॉलोइंग सच अ ड्रामेटिक चेंज इन द रेट द कैपिटल वुड फॉल टू 3.4। देखें जब आपका वो कैपिटल में से माइनस करें, कैपिटल से फुलफिल करते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि जब आपका कैपिटल, जब कंपनीज इंसॉल्वेंट हो रही थी तो अपने कैपिटल से फुलफिल करती हैं, तो वहां पे पहले आपका कैपिटल $5 मिलियन का था, अब $3.4 मिलियन हो गया है। For the first national bank with a rate change from 10% to 11%, these equations are, ये आपको इक्वेशंस बता रहे हैं जब आपका रेट चेंज होता है 10% से 11% तक। Another version of the analysis which combine the steps into two equations is as, देखिए वही बात है कि आपने ड्यूरेशन डाली, आपकी जो ड्यूरेशन कितनी थी एसेट्स की, ड्यूरेशन लायबिलिटीज की कितनी थी, लायबिलिटीज टोटल कितनी थी, एसेट्स कितने थे, तो ये ड्यूरेशन गैप आ गया और ये आपको उसका वेट आ गया कितना है। So far we have focused that how to apply income gap analysis and duration gap analysis in a banking environment। हमने देखा कि बैंकिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट को देखा आपने, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देखा आपने, ये देखा कि आप इनकम गैप एनालिसिस एंड ड्यूरेशन गैप एनालिसिस कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यही सेम एनालिसिस आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी कर सकते हैं, फाइनेंस कंपनी में भी कर सकते हैं जो कंज्यूमर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। अब आपको आगे बैलेंस शीट एंड द ड्यूरेशन वर्कशीट फॉर फ्रेंडली फाइनेंस कंपनी फॉलोज। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, हमने बैंक की देखी थी, अब हम फाइनेंस कंपनीज की देख रहे हैं। फ्रेंडली फाइनेंस कंपनी है जिसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज, देखिए लायबिलिटी साइड पे देखें तो कमर्शियल पेपर है $40 मिलियन, बैंक लोन लेस देन 1 ईयर 3 मिलियन, 1 to 2 years $2 million, greater than 2 years $5 million, longer term bonds and other long term debt $40 million और capital $10 million है। कैश एंड डिपॉजिट्स $3 मिलियन है, सिक्योरिटीज लेस देन 1 year $5 मिलियन, सिक्योरिटीज फॉर द पीरियड ऑफ 1 to 2 years $1 मिलियन, ग्रेटर देन 2 years $1 मिलियन। कंज्यूमर लोन्स हैं लेस देन 1 ईयर है $50 मिलियन के, 1 to 2 years के $20 मिलियन के, ग्रेटर देन 2 years के $15 मिलियन के। फिजिकल कैपिटल है $5 मिलियन। ठीक है, अब आपने उसका ड्यूरेशन निकाल लिया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैश जो फिजिकल एसेट्स है उनका जीरो होता है। ठीक है, आपने उसका जीरो डाल दिया, फिर सिक्योरिटीज का आपने ड्यूरेशन भी निकाला और वेटेड ड्यूरेशन भी निकाला। आपने क्या किया, सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, एसेट साइड में वो तमाम सिक्योरिटीज में कौन कौन सी आएंगी, सिक्योरिटीज लेस देन 1 ईयर, कंज्यूमर लोन्स लेस देन 1 ईयर आएंगे। ठीक है, और कैश एंड डिपॉजिट मॉर्गेजेस वगैरह तो इसमें है नहीं। और आपके जो लायबिलिटीज हैं, कमर्शियल पेपर, बैंक लोन्स विद मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, आप कमर्शियल पेपर्स आगे और बैंक लोन्स आगे। ठीक है, ये आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आप इनकम गैप एनालिसिस निकाल रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है 1% से, तो आपने निकाला रेट सेंसिटिव एसेट्स और रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज, आपने टोटल किया, आपका $12 मिलियन आया और आपका गैप कितना बना, $120,000 का। ठीक है, और अगर ये इंटरेस्ट 5% ज्यादा होता है, ठीक है, आप ड्यूरेशन गैप एनालिसिस निकालते हो, तो दैट डिपिक्ट्स द वैल्यू 1.33 ईयर्स एंड 1.2%। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो था कि आपने इंटरेस्ट रेट एनालिसिस देखा और ड्यूरेशन गैप। बेसिकली आपका जो ड्यूरेशन गैप एनालिसिस है वो आपको ये बताता है कि एक तो ये बताता है, देखिए जो आपका इनकम एनालिसिस है, इनकम एनालिसिस सिर्फ आपको ये बताता है कि जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओवरऑल इनकम किस तरह फ्लक्चुएट करती है। लेकिन ड्यूरेशन गैप आपको क्या बताता है कि मार्केट वैल्यू की सेंसिटिविटी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू कितनी है।
और अगर आप देखें कि ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस केयर नॉट ओनली इफेक्ट ऑफ द चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन इनकम बट आल्सो वेरी विजिलेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो उसके लिए सिर्फ इनकम एनालिसिस देखना जरूरी नहीं है। इसलिए दो तरह के एनालिसिस है, इनकम एनालिसिस एंड ड्यूरेशन गैप एनालिसिस। क्योंकि ड्यूरेशन गैप एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बताता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उसके साथ। वो क्या है? दैट अज्यूम स्लोप ऑफ यील्ड कर्व अनचेंज एंड फ्लैट। आपको पता है यील्ड कर्व की स्लोप जो है वो अनचेंज नहीं रहती ना फ्लैट, लेकिन वो अज्यूम कर रहा है गैप एनालिसिस। और दूसरा, मैनेजर एस्टिमेट्स परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड रेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट आर रेट सेंसिटिव। वो एस्टिमेट करते हैं कि कितनी कौन से फिक्स्ड रेट एसेट्स और लायबिलिटीज है। वो देखिए जाहिर है वो खुद से एस्टिमेट करें तो माइट पॉसिबल भी बाज दफा जो है उसमें कुछ चेंजिंग्स आ रही हो। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं विद गैप एनालिसिस। स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसमें क्या है? शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ बैंक एसेट्स और लेंथन ड्यूरेशन ऑफ बैंक लायबिलिटीज। इसमें क्या है कि आप एक तो ये करेंगे, बैंक बीइंग का मैनेजर ये बहुत जरूरी है कि जो एसेट्स आप लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करें, और जो डिपॉजिट्स वगैरह लेते हैं वो लॉन्गर टर्म के लिए लें। यानी इट मींस मैनेजर इज विजिलेंट इन ऑर्डर टू मेक शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ बैंक एसेट्स एंड लेंथन ड्यूरेशन ऑफ बैंक लायबिलिटीज। To completely immunize net worth from interest rate risk, set duration gap is equal to 0। ठीक है, आपका ड्यूरेशन जो गैप होना चाहिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा, आपने इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रिस्क को देखा। आपने ये देखा कि आप बीइंग अ मैनेजर, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब मैनेज करते हैं तो आप इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रिस्क को किस तरह से रिड्यूस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि थोड़ा सा ये आपका पहले जितने भी लेक्चर्स थे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में थे, उनका बेसिक जो पर्पस था वो सेम था, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा हटके है तो मैं चाहती हूँ मैं आपको तमाम लेक्चर एक दफा रिकॉल करवाऊं, एवरी एस्पेक्ट डिस्कस करूं, ताकि आपको कुछ भी अगर कोई क्यूरी है तो वो रिजॉल्व हो जाए, या कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो वो आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हमने बात की थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मैनेजर्स के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना दैट इज नॉट एन इजी टास्क इन द नाउ डेज, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा इसमें इन्वायरमेंट चेंजेस जब होती हैं, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हुआ 1800 में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। ठीक है, आपकी जब आप लोगों को लोन्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोगों को लोन्स ही प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, हमने डिस्कस भी किए, हमने पढ़े भी, बैंक्स, इंश्योरेंस companies, pensions, mutual funds और finance companies, all of these are providing loans to the customers। और इनकी profitability तभी हो सकती है जब इनको full interest plus principal amount वापस मिले। लेकिन आपको पता है बहुत सी जगह पे, बल्कि आपको मैंने आपके साथ वो डिस्कस भी किए कुछ केसेस वगैरह जहां पे लोग जो हैं वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिफॉल्ट रिस्क बियर करना पड़ता है। मेजर जो प्रॉब्लम आती है डिफॉल्ट रिस्क की वो दो तरह से आती है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, जैसे एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजर्ड। ठीक है, उसमें क्या है? एडवर्स सिलेक्शन ये कि आप देखिए आपके नॉर्मली वो लोग लोन ले रहे होते हैं उनको ज्यादा बोरोवर्स को इंसेंटिव मिलता है जिनकी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैंने आपको पहले भी आपके साथ ये शेयर किया था कि रिस्क हायर द रिस्क हायर इज द रिटर्न। अब जब एक बोरोवर जो है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा हैं और उसको पता है कि वो लोन वापस कर लेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी पता है कि वो लोन वापस कर लेगा, इसलिए जो लोग ज्यादा एडवर्स आउटकम्स हो रहे होते हैं उन्हीं को ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड, मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम। देखिए मॉरल हैजर्ड क्या होता है? आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैपन्स, उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है कि आप लोन तो प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उसके बाद जो बोरोवर है वो कुछ रिस्की एक्टिविटीज में इंगेज हो जाता है एट द कॉस्ट ऑफ द लेंडर। ठीक है, तो ये दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। अब बीइंग द मैनेजर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आप किस तरह इन प्रॉब्लम्स को, क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देखी थी। नंबर 1 पे हमने देखा था स्क्रीनिंग एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन। स्क्रीनिंग में हमने ये डिस्कस किया था, देखिए अगर एक मैनेजर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसके लिए बहुत जरूरी है वो गुड क्रेडिट रिस्क को बैड क्रेडिट रिस्क से डिफ्रेंशिएट क्रिएट करे। देखिए जब इंडिविजुअल उसके पास लोन लेने के लिए आता है तो
उसको कुछ ऐसी गाइड मतलब शुरू, ये नहीं कि अगर आपकी इजी लोन लैंडिंग आप कर देंगे तो आप कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह उससे लें, उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, योर एज, मैरिटल स्टेटस वगैरह, और आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ जाती है कि आप कहाँ जॉब करते हैं, कितना अर्सा, आपका सैलरी कितनी है, उसके बाद आपकी लायबिलिटीज क्या क्या है, आपके क्रेडिट कार्ड्स आप कितने यूज कर रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जब आ जाती है तो आप एक स्टैटिस्टिकल मेजर यूज करते हैं जिसे क्रेडिट स्कोर कहते हैं, दैट एवेल्युएट्स ईदर यू हैव टू गिव द लोन टू सर्टेन इंडिविजुअल और नॉट। उसके बाद क्या है, फर्दर एक और भी तरीका है कि जो इंक्वायरिंग ऑफिसर है वो उसके रेफरेंसेस या एम्प्लॉयर के कॉल करके कंफर्मेशन ले ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप अपने डिफॉल्ट रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। इन केस ऑफ कॉर्पोरेशंस आप क्या करेंगे, आप कंपनी की नेट इनकम को चेक करेंगे, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देखेंगे, आप ये देखेंगे कंपनी की नेट वर्थ क्या है, फिर आप कंपनी के फ्यूचर प्लान्स वगैरह को देखेंगे, उसका सेल्स को देखेंगे कि सेल्स वगैरह कितनी है, और उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि कंपनी को विजिट करें ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले और देन आप लोगों को लोन प्रोवाइड करें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉप कि आप जब ये सारी स्क्रीनिंग कर लेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए। फिर क्या है, स्पेशलाइजेशन इन लैंडिंग। समटाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, दैट आर स्पेशलाइज्ड इन लैंडिंग। वो कुछ लोकल फर्म्स या इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वो लोकल फर्म्स या इंडस्ट्रीज सिर्फ चंद एक होती हैं जिनको लोन दिया जाता है। तो इस केस में क्या है, उसके दो पर्सपेक्टिव हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो एक किस्म का डिसएडवांटेज है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डाइवर्सिफाइड नहीं होता, वो लिमिटेड स्कोप में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें क्या है, उसमें ये कि उसको वो एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है, उसको क्रेडिट वर्थिनेस का पता चल जाता है और रिस्क रिड्यूस हो जाता है। फिर हमने बात की थी मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट्स की। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट्स क्या है, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स। रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स क्या होते हैं कि आप कुछ एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो है लेंडर कुछ रिस्ट्रिक्शन सेट कर ले कि बोरोवर्स बियॉन्ड दैट नहीं जा सकते इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क। देखिए हमने जब कहा था मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब लोन दे देते हैं बोरर को तो माइट पॉसिबल भी बोरर कुछ रिस्की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए, तो उन रिस्की एक्टिविटीज को कम करने के लिए आप कुछ रिस्ट्रिक्शन सेट कर देते हो और फिर आप देखते हो कि क्या लेंडर जो है वो इन रिस्ट्रिक्शंस को उनके साथ कंप्लाई भी कर रहा है, और अगर नहीं तो आप एनफोर्स करते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आप मॉरल हैजर्ड का प्रॉब्लम कम कर सकते हैं। फिर है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, इन केस ऑफ बैंक्स अगर वो उनका कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट टूल। किस तरह कि देखिए आपका कस्टमर का अगर कोई चेकिंग या सेविंग अकाउंट वगैरह आपके पास है, आपको पता है कि कस्टमर्स की उसके पास कितने फंड्स वगैरह है, कब वो ड्रॉ करता है, उसको कब पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो इस तरह एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और इस तरह जब आप किसी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क रिड्यूस हो जाता है। सेकेंडली क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आपको कस्टमर को ऑलरेडी पता होता है, तो आप इनिशियल स्क्रीनिंग वगैरह इतनी ज्यादा नहीं करते, टाइम भी रिड्यूस हो जाता है और इनिशियल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। और इसका ड्यूअल बेनिफिट है कस्टमर के लिए भी और बैंक के लिए भी। लेकिन कस्टमर को भी पता है कि पहले से उसका एक्सपीरियंस है, अगर उसने कोई लोन पहले से लिया है तो उसको पता है कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको फिर भी अगर दोबारा कभी लोन चाहिए तो बैंक उसको फौरन से प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोवाइड करेगा क्योंकि अगर बैंक का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो। फिर लोन कमिटमेंट्स। समटाइम्स क्या होता है कि बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कमिटमेंट कर लेते हैं कि वो फर्म्स को एक पर्टिकुलर फर्म को लोन प्रोवाइड करेंगे जब भी उन्हें जरूरत होगा एट प्रिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट रेट। उस केस में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो उनको ये ऑब्लिगेशन भी उन पे होती है कि उन्होंने पीरियोडिक स्टेटमेंट्स, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स वगैरह बैंक प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो लोग देखें कि इनकी क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है। इस केस में भी आपका रिस्क काफी रिड्यूस हो जाता है। फिर है कोलैटरल। कोलैटरल का आपको ऑलरेडी पता है, सिक्योर्ड लोन्स, कि आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह प्लेज कर लेते हो। फिर क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्लेज्ड होती है, अगर
बोरोअर जो है वो पेमेंट नहीं लेता तो लेंडर उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके पेमेंट जो है वो कर लेता है। इस तरह उसका जो क्रेडिट रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था कंपनसेटिंग बैलेंस। कंपनसेटिंग बैलेंस भी जो है ये भी एक किस्म का कोलेट्रल या सिक्योर्ड लोन है। इसमें क्या होता है, अगर लेट्स सपोज बैंक जो है 10 मिलियन आपको लोन चाहिए तो आप 10 मिलियन का लोन बैंक से मांगते हैं, तो बैंक क्या कहता है, बैंक आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन सेट करता है कि आपका $1 मिलियन का चेकिंग अकाउंट होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब वो चेकिंग अकाउंट होगा तो चेकिंग अकाउंट में अगर आपका 1 मिलियन का वो बैलेंस, जैसे कंपनसेटिंग बैलेंस कहते हैं, वो आप बैंक में रखवाएंगे। इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट लेंडर वहां से कंपनसेट कर लेगा। फिर है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग में दो तरह की चीजें हैं। एक क्रेडिट राशनिंग में ये है कि आप अगर कोई लेंडर आपके पास आता है तो आप उसको पूरे का पूरा लोन रिफ्यूज कर देते हो। बोरोअर आपके पास आता है लोन लेने के लिए तो लेंडर रिफ्यूज कर देता है कि वो नहीं देगा। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे उसको लगे कि वो सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन ना मिले तो वो रिड्यूस कर देता है। सेकंड केस में क्या है कि बोरोअर जो है वो ज्यादा मांगता है, लेकिन जो आपका लेंडर है वो एक मिनिमम लिमिट सेट कर देता है कि इससे ज्यादा वो उसको नहीं देगा। ठीक है, ये तो था मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क को किस तरह आप काम कर सकते हो। अब है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट आपको पता है वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि 1960s में अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें तो उसकी जो वैल्यूज है दैट इज 1.5 to 3.5%। 1970 में 5 से 7% हुआ और 1980s में बहुत ज्यादा हो गया, मोर देन 15% हो गया। जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी होती है तो आपके हाई रिटर्न्स, आपकी अर्निंग्स, आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सपोजर भी इंक्रीज हो गया है। अब मैनेजर्स इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे रिड्यूस करते हैं, दो तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं, इनकम एनालिसिस एंड ड्यूरेशन गैप एनालिसिस। इनकम एनालिसिस में वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि इनकम एनालिसिस बेसिकली क्या होता है। इनकम गैप एनालिसिस मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंक्स करंट ईयर नेट इनकम टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। उसमें ये बताया जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है तो आपकी कंपनी की इनकम में क्या चेंज आया है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि रिटर्न ऑन रेट सेंसिटिव एसेट्स आपने देखे थे, रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज, वो एक प्रोसीजर था कि किस तरह एक बैंक की बैलेंस शीट को लेके हमने उसके रेट सेंसिटिव एसेट्स निकाले। कि इंटरेस्ट रेट में हमने देखा कि वो तमाम सिक्योरिटीज ली थी जो लेस देन 1 ईयर के लिए थी। ठीक है, उनका रेट सेंसिटिव एसेट्स निकाला। फिर हमने देखा कि आपका जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो क्या होता है। अगर आपकी रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज ज्यादा हो, जैसे फर्स्ट नेशनल बैंक में ज्यादा थी एज कंपेयर टू रेट सेंसिटिव एसेट्स, तो आपकी इनकम डिक्रीज हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट राइज होता है। और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर जाता है तो फिर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि इंटरेस्ट रेट राइज करता है। ड्यूरेशन गैप एनालिसिस क्या होता है कि आप एक ड्यूरेशन, आप सिर्फ ये नहीं देखते कि आपकी इनकम पे क्या हुआ, आप देखते हो इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स एंड इम्पैक्ट ऑन द नेट वर्थ। ठीक है, इसमें आप ड्यूरेशन देखते हो, फिर ड्यूरेशन देखते हो कि कितनी आई है और नॉर्मली वो जीरो होनी चाहिए। ड्यूरेशन गैप एनालिसिस में जो डिसएडवांटेज मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें क्या आता है कि एक तो आप ड्यूरेशन गैप एनालिसिस ये अज्यूम करता है कि स्लोप ऑफ यील्ड जो है वो अनचेंज या फ्लैट है, लेकिन रियलिस्टिकली ये नहीं होता। सेकंड क्या है कि आप मैनेजर एस्टिमेट्स द परसेंटेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट आर द रेट सेंसिटिव। नॉर्मली इस तरह नहीं होता। और फिर ये कि मैनेजर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं कि किस तरह वो फिर बीइंग अ मैनेजर आप देखते हो कि आप कहते हो कि हमारा ड्यूरेशन जो है जीरो है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ड्यूरेशन और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट रिस्क। बेसिकली ये तो था सारा एक ओवरव्यू। इस चैप्टर में ये बताया मैंने आपके साथ जो शेयर किया कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है और बेसिक टेक्निक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप एंड रैशनिंग क्रेडिट वर रिव्यूड and the essential techniques of measuring interest rate risk for both income and capital effects were presented। ठीक है, ये तो था मैनेजिंग रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये तो था कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर लेते हो। एक होता है कि आप रिस्क को हैज कैसे करते हो, ये तो है कि आप साथ साथ उसमें
इसमें कुछ आपके हेजिंग रिस्क एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपके कुछ ऐसे लेक्चर में टाइम हो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रिस्क को हेज करने के क्या तरीके हैं, वो कौन से फाइनेंशियल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, बाय यूजिंग दैट आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब फाइनेंशियल इनोवेशन बहुत ज्यादा हुई तो ऑफ कोर्स आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, इसलिए ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं बहुत कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिस्क ज्यादा हो गया, रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज कर गया। इन लास्ट डिकेड्स इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि ना तो इतनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी थी और ना ही ज्यादा क्रेडिट रिस्क था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई तो आपके रिस्क जो है वो भी इंक्रीज हो गए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्यों मैंने पढ़ाया है, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यही बात करें, पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर, हमने बैंक्स को डिस्कस किया, म्यूचुअल फंड्स को, पेंशंस को। तो ऑफ कोर्स बीइंग अ मैनेजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, फाइनेंस कंपनी हो, तो मैनेजर शुड बी वेरी विजिलेंट रिगार्डिंग द क्रेडिट रिस्क एंड द इंटरेस्ट रेट रिस्क इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स। अगर वो प्रॉफिट्स लेना चाहता है, वो अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्मूथली रन करना चाहते हैं, तो मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो रिस्क को मैनेज करे और टेक्निक्स वगैरह जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं उनको यूज करे इन ऑर्डर टू रिड्यूस और मैनेज द रिस्क। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आपकी कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। फ्रॉम माय साइड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।